नमस्कार महिलाओं, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका किशोर न्याय अधिनियम 2015। इसके अंतर्गत दो तरीके की चीज़ें हैं। पहला है तो बालकों के देखरेख और संरक्षण से संबंधित ये अधिनियम है। अब इस अधिनियम को पढ़ने से पहले कुछ कहानियां आपको सुननी पड़ेगी। ये अधिनियम वैसे काफ़ी लंबा चौड़ा है। लंबा चौड़ा कहने का मतलब कि अभी तक हमने जितने अधिनियम पढ़े हैं, जितने एक्ट पढ़े हैं, उन एक्ट में सबसे बड़ा एक्ट है ये। हाँ, तो सबसे बड़ा एक्ट है ये, क्योंकि इस एक्ट में कुल 10 अध्याय हैं और 112 उसके अंतर्गत धाराएं हैं। तो हमको इसमें कोशिश करना है कि 112 धाराएं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, एक एक धाराओं को भी मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन वो उन भागों को हम स्पर्श करेंगे जहां पे प्रश्न पूछे जाने की निश्चित संभावना है। और साथ ही साथ मैं ये भी लेके चलूंगा कि आपका जो समझ है वो विकसित होता चले कि आखिर ये काम कैसे करता है या इसके काम करने की प्रक्रिया इस अधिनियम की कैसी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। किशोर न्याय के अंतर्गत बालकों की देखरेख और संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम 2015 में आया उसके बारे में। तो ऐसा नहीं है कि 2015 में जो अधिनियम आया तो शुरुआत से ही शुरू से मैंने 2015 से ऐसा कोई अधिनियम नहीं था। सबसे पहला अधिनियम जो आया, थोड़ी सी कहानी है, उसके बाद फिर धाराएं शुरू हो जाएंगी। कहानी इसलिए ज़रूरी है कि मैं समझ के चलूँगा कि आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं तो आपकी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं, ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो, आपको समझ में आए कि आखिर ये चीज़ें कैसे बदली और कल के दिन आप सेलेक्ट हों या ना हो। मैं तो कहूँगा निश्चित तौर पे आप सेलेक्ट हों, लेकिन अगर सेलेक्ट हों या ना हो तो भी आपके दिमाग से ये चीज़ें मिटे ना, आपके दिमाग में हमेशा बना रहे। भले धाराएं मिट जाएं, उसको एक बार रिवाइज कर सकें आप, लेकिन इसका बैकग्राउंड न मिटे, ये किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना, ये चीज़ ना मिट पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं 1986 से। 1986 में एक अधिनियम लाया गया जिस अधिनियम को बोला गया किशोर न्याय अधिनियम। किशोर न्याय अधिनियम नाम से ही ये साबित हो जाता है कि ये अधिनियम जो है वो किशोर जो बच्चे हैं उनको न्याय दिलाने के लिए या वो कुछ अनुचित कार्य करें यानी गैर कानूनी कार्य करें तो उसके विषय में बताता है कि उनको किस तरीके से न्याय मिलना चाहिए। अभी बात थी 1986 की, वहां ये अधिनियम लाया गया 1986 में, लेकिन इस अधिनियम को लागू होते होते 2000 आ गया, यानी 2000 में ये अधिनियम सन 2000 में लागू हो गया। और 2000 में लागू होने के बाद इस अधिनियम में मुख्य रूप से दो बार संशोधन किए गए। एक बार संशोधन किया गया 2006 में और 2011 में। इनको जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, लेकिन बस एक बैकग्राउंड के रूप में मैं आपको लेते चलता हूं कि किस तरीके से हुआ। तो 2006 और 2011 में इस अधिनियम में संशोधन हुआ और 2015 तक ये अधिनियम चलता रहा। लेकिन इस 2015 से पहले की एक घटना मैं बताता हूं। 2015 से पहले की एक बात मैं बताऊं तो आया 2012, और 2012 ने जो 1986 का अधिनियम चल रहा था जो कि 2000 में लागू हुआ था, उसको एकदम से बदलने के लिए लोगों को विवश कर दिया, सरकार को विवश कर दिया गया कि जो अधिनियम 1986 में बना था न्याय दिलाने के लिए बच्चों को, या फिर बच्चों के साथ बच्चे जो बच्चे का मतलब किशोर का मतलब क्या है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो किशोर माने जाएंगे, या लड़का हो या लड़की हो, तो ये बच्चे जो जिनको न्याय दिलाने के लिए अधिनियम बना था, अब उस अधिनियम का फायदा उठा करके कुछ लोग, कुछ बच्चे जो हैं बच जा रहे हैं। अब वो बचने की कहानी आगे मैं समझाता हूं। ये दिन था 16 दिसंबर 2012। कुछ लोग जान गए होंगे मैं किस दिन की बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग नहीं जान रहे होंगे। इसकी कहानी मैं बताऊं, 16 दिसंबर 2012 इसलिए है क्योंकि इस दिन एक निर्भया केस हुआ दिल्ली में। एक
युवती थी, जिस युवती को एक युवती थी जो अपने पुरुष मित्र के साथ यानी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात को फिल्म देख करके निकली और सुनसान सड़क एक बस आ रही थी, उस बस को हाँक दिया और उसमें जाकर के बैठ गई। 16 दिसंबर 2012 का दिन आप लोग यहाँ जो छत्तीसगढ़ के हैं वो महसूस नहीं कर सकते। जो लोग दिल्ली के हैं, जो लोग दिल्ली से मेरे को देख रहे होंगे या जो लोग दिल्ली में रह चुके हैं, उनको ये पता होगा कि दिसंबर में कितनी ठंडी पड़ती है। और जिस समय ये 16 दिसंबर 2012 को ये केस हुआ था, उस समय इत्तेफाक से मैं दिल्ली में ही था और बहुत कड़ाके की ठंडी थी। आप सोच नहीं सकते। इस ठंडी के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको इसके आगे की जो कहानी समझ में आएगी ना, वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये ठंडी बहुत खतरनाक थी, बहुत हवाएं चलती हैं 10-11 बजे के बाद एकदम ठंडी ठंडी। तो 16 दिसंबर 2012 को एक लड़की थी जो कि अपने पुरुष मित्र के साथ यानी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देख करके निकली और एक बस को हाथ दिया, बस में बैठ गई। बस में बैठी तो देखा कि उसमें कुल 6 लोग हैं, एक ड्राइवर है, ड्राइवर को मिला के 6 लोग हैं। और ये चीजें बाद में पता चली कि उसमें 6 लोग थे, लेकिन उसने देखा कि हाँ कुछ लोग बैठे हैं तो उसको भी सेफ लगा, लड़की को भी और लड़के को भी, यानी उसके मित्र को भी, पुरुष मित्र को भी, हाँ इस बस में बैठ जाना चाहिए। और उस बस में बैठ जाती है वो। और उस बस में बैठने के बाद जो लड़की थी, जो पुरुष था, मतलब उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसको तो एक तरीके से कंट्रोल में कर लिया जाता है और महिला के साथ बारी बारी से बलात्कार किया जाता है और बहुत खतरनाक बलात्कार किया जाता है। मतलब आप सोच नहीं सकते। वैसे ही बलात्कार शब्द का नाम सुन करके रूह कांप जाता है। आप सोच के देखिए कि आपको कोई घूर के भी देख दे तो भी आपको लगता है कि पता नहीं अजीब सा क्या देख रहा है। और किसी के शरीर के साथ उसके इच्छा के विरुद्ध एक यौन संबंध बनाना या फिर उसके शरीर को छूना कितना असहज होता होगा। उस लड़की का दर्द आप सोच करके देखिए, कितना असहज होता होगा कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके शरीर को छुआ जा रहा है और इच्छा के विरुद्ध शरीर को छुआ ही नहीं जा रहा है, वे अंग, उस अंग का भी उपयोग किया जा रहा है जो सामान्यतः बहुत प्राइवेट जगहों पे, यानी मतलब प्राइवेटली उसको उपयोग किया जाता है। यानी यौन संबंध वगैरह जो बनाया जाता है भारत में बहुत प्राइवेटली बनाया जाता है, कहीं पे भी, बाहर भी। अब उसके साथ इस तरीके से बलात्कार हुआ और बलात्कार होने के बाद इस लड़की को और उस लड़के को, दोनों को एक सुनसान सड़क पे नाले के किनारे फेंक दिया गया। नाला आप लोगों को लगता होगा कि नदी, लेकिन दिल्ली में जो नाले का मायने है तो वो एक बहुत चौड़ा चौड़ा जिसमें गंदा पानी बहता है उसकी बात कर रहा हूँ। खतरनाक बदबू होता है वहां पे। आपने किसी ने रन मूवी देखी होगी तो उसमें वो चीज आप कैच कर पा रहे होंगे। उस नाले के किनारे उस लड़की को फेंक दिया गया। और इससे पहले मैं ठंडी की बात किया था, तो ठंडी की बात इसलिए किया था कि बहुत कड़ाके की ठंडी थी और जब उसको फेंका गया तो उसके शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। सोचिए, उतनी ठंडी, शरीर में कोई कपड़ा नहीं। बलात्कार भी किया गया तो इस तरीके से किया गया ना कि मतलब अति, जिसको सोच नहीं सकते। उसके प्राइवेट पार्ट में जो गाड़ी का चेक बदलने वाला एक रॉड होता है, उस रॉड को डाला गया और रॉड इतना तेजी से डाला गया कि उसकी अतड़ी तक में वो चला गया था। ये समझिए कि एक मतलब बहुत क्रूर सा बलात्कार था वो, बहुत ज्यादा। और उसके बाद सब चीजें खत्म हो जाती हैं। उसको रात को फेंक दिया जाता है और सुबह पता, रात को पीसीआर आती है, उठा के ले जाती है, फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पता नहीं चलता कौन लोग थे। जब वो उसका पुरुष मित्र थोड़ा होश में था तो उसका जब ट्रीटमेंट होता है तो बताता है कि बस का कलर ऐसा था, व्हाइट कलर का था, उसमें यादव लिखा था, ये था, वो था, सारी चीजें। अब उन सब चीजों के बाद पुलिस क्या करती है, सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू करती है और बहुत सारी चीजें देखती हैं और देखते 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 उस बस का पता लगा लेती है। और एक एरिया है दिल्ली में, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, वहां पे वो बस खड़ी मिल जाती है। उसके पर्दे को हटा दिया गया था, बस के पर्दे को हटा दिया गया था, जला दिया गया था, लड़की के कपड़े को जला दिया गया था ताकि कोई सबूत न मिले। लेकिन पुलिस आखिर में उस ड्राइवर को पकड़ लेती है और पता चलता है कि ड्राइवर को लेकर के कुल
6 लोग उस बस में सवार थे, मतलब ड्राइवर को लेके 6 लोग थे और 6 लोगों ने बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया है और 6 में 5 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं और एक जो है वो जो रहता है वो नाबालिग रहता है। तो जो 5 लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें से एक व्यक्ति तो जब उसको जेल भेज दिया जाता है न्यायिक हिरासत में तो वहीं आत्महत्या कर लेता है, तो बच जाते हैं 4 लोग और एक तो नाबालिग रहता है, यानी इसको मिलाकर के अभी इसके जो है वो 5 लोग जिंदा थे। कब तक? 2019 तक। अब 2020 जो आता है ना, तो 2020 में इन चारों लोगों को फांसी मिल जाता है, फांसी की सजा हो जाती है। सोचिए 2012 में कांड हुआ, 16 दिसंबर 2020 यानी आते आते लगभग 8 वर्ष बीत गए, उसके बाद इनको फांसी की सजा हुई, तब जाकर के उस महिला को, उस निर्भया को न्याय मिला। और ये जो जुवेनाइल होता है यानी अवयस्क होता है, इसकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है और यही 18 वर्ष से कम उम्र होने की वजह से इसको कोई कठोर सजा नहीं मिलता। इसके लिए जब 1986 का अधिनियम चल रहा था तो उस समय ये था कि 1986 के अधिनियम के अनुसार यदि कोई ऐसा अपराध करता है तो उसको 3 वर्ष के लिए बाल सुधार गृह में रहना पड़ेगा और बाल सुधार गृह में वो रहेगा और वो सुधर जाएगा, ऐसा अनुमान था। और इस हिसाब से एक बच्चे को बाल सुधार गृह में, बच्चा नहीं बोल सकते, था बहुत क्रूर, क्योंकि जब बातें आई तो पता चला कि यही वो अवयस्क या फिर मतलब किशोर लड़का था जिसने कि उस महिला के गुप्त अंग में रॉड को डाला था। तो सोचिए कितना खतरनाक रहा होगा ये लड़का। तो ये बच्चा बच जाता है 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष की सजा काटने के बाद बच जाता है। 4 लोग फांसी पर लटक जाते हैं, एक तो आत्महत्या कर लेता है। अब इस बीच की कहानी अगर सुने, 16 दिसंबर 2012 के आसपास, 16 दिसंबर 2012 के आसपास, तो 2012 में आपको काफी आंदोलन हुए पूरे देश में, दिल्ली में, कि उस बच्चे को इस तरीके से 3 साल का सजा देकर के छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन कानून हमारे पास नहीं था। और आपको मालूम होगा, अगर नहीं होगा तो मैं बता दूं, कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि भाई उस समय अगर कानून नहीं था तो कानून बना दिया जाना चाहिए था और कानून बना के उस तरीके से उसको सजा दे दिया जाना चाहिए था, जिस तरीके से कानून में लिख दिया जाता उसी तरीके से। तो जिस समय अपराध किया जाएगा उस समय यदि कोई कानून है तो उसी कानून के हिसाब से उसको सजा दिया जाएगा। बाद में कानून बना करके आप उसके सजा को कम या ज्यादा नहीं कर सकते, जो उस समय एग्जिस्टिंग कानून था उसी के हिसाब से उसको सजा दिया जाएगा। तो 2012 में ये आंदोलन हुए कि इस तरीके से जो किशोर होते हैं, खतरनाक तरीके के जो किशोर होते हैं, वो तो बार बार इस तरीके से सजा करके बच जाएंगे, तो आप 1986 वाले कानून को बदलते क्यों नहीं? यही 1986 वाला किशोर न्याय अधिनियम, इसी के अंतर्गत वो बच्चा 3 साल के बाल सुधार गृह में रहने के बाद बरी हो जाता है, तो इसको बदलते क्यों नहीं? तो इसी पर आंदोलन इतने हुए कि सरकार को पूरे दबाव में सरकार आ गई। उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी दिल्ली में, मतलब केंद्र में, और इतनी दबाव में आई कि उसको ये अधिनियम लाना पड़ा। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो मुख्य बातें हैं वो मुख्य बातें सारी चीजें हटके, और एक जो मुख्य बात है कि इसमें 2 तरीके से चीजों को बदला गया। पहले तो केवल किशोर न्याय अधिनियम था, लेकिन जब 2015 में इस अधिनियम को बदला गया तो इसको कर दिया गया बालकों की देखरेख और संरक्षण, यानी बालकों का देखरेख और उनके संरक्षण से संबंधित अधिनियम ये बना दिया गया। यानी इसमें कुछ चीजें जोड़ी गई, कुछ चीजें हटाई गई। तो इसमें 2 तरीके के बच्चे मुख्य रूप से आपको देखने में मिलेंगे। पहला बच्चा जो होगा वो होगा 18 वर्ष तक का है, यानी 18 वर्ष से कम उम्र का है, और एक बच्चा होगा जो कि 16 से 18 वर्ष का है, जो कि अपराधी किस्म का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 18 वर्ष से कम बच्चे जो कि अपराधी किस्म के हैं हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। और एक चीज आप देखेंगे, 16 से 18 वर्ष, ध्यान रखेंगे, पहले जो बात थी 16 से 18 यानी 18 के बाद तो वो वयस्क माना जाएगा। पहले जो बात थी वो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए न्याय की व्यवस्था की बात की गई थी। जब ये कानून संसद में आया, पेश किया गया, उसके बारे में भी कहा आगे बताता हूं। जब पेश किया गया तो ये 16 से 18 यानी 16 वर्ष से ज्यादा है लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र का है, और यदि वो कोई जघन्य अपराध करता है, आगे हम उसकी भी बात करेंगे,
जघन्य अपराध करता है तो उसको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, उसको बालक की तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए, किशोर की तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए। कुल मिला के इस कानून का यही मर्म है कि 16 से 18 वर्ष का कोई बच्चा है उसको एक किशोर की तरह ट्रीट न किया जाए अगर कोई वो जघन्य अपराध करता है तो इस तरीके से दो तरीके की चीजें हैं। और इन बच्चों के जो अपराधी हैं या नहीं हैं उनके लिए उनके देख रेख, उनके संरक्षण, यानी कुल मिला के इन बच्चों के सुधार की बात की गई, इनके सजा की बात नहीं की गई। मतलब कोशिश करता है ये अधिनियम कि बच्चों का सुधार हो, उनको सजा दे मतलब दिया न जाए, मतलब कोशिश की जाती है कि उसको सजा कम दी जाए और उनको समाज के मुख्य धारा में लौटने का अवसर मिले, क्योंकि 16-18 वर्ष का उम्र कितना ही होता है, नादानी का उम्र तो होता ही, लेकिन इतनी भी नादानी नहीं कि कोई वो जघन्य अपराध करे तो उसके लिए सजा न मिले। तो उसी चीज को करने के लिए अधिनियम लाया गया। और आगे हम पढ़ते हैं क्या है और चीजें। चलिए इस अधिनियम के बारे में थोड़ा सा पहले और बैकग्राउंड जाने, उसके बाद चलते हैं कि अधिनियम कब आया, कैसे हुआ। तो सबसे पहले ये अधिनियम पेश हुआ आपका लोकसभा में, फिर राज्यसभा में जैसा कि बनता है, और फिर राष्ट्रपति के पास है। इसका डेट थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, वैसे ये डेट आपसे नहीं पूछेगा, ये वाला डेट आपसे पूछ सकता है। लोकसभा में ये अधिनियम पेश हुआ 7 मई 2015 को। उसके बाद यहां से पास हुआ और राज्यसभा में चला गया 22 दिसंबर 2015 को। उसके बाद यहां से भी पास हुआ और राष्ट्रपति ने 31 दिसंबर 2016 को 2015 को इसको अनुमोदित कर दिया, इन्हें हस्ताक्षर कर दिया और ये अधिनियम पास हो गया। आप देखते हैं कि निर्भया जो केस हुआ वो लगभग दिसंबर में हुआ 2012 में, और इस अधिनियम को बदलते बदलते 3 साल लग गए। तो कितना मेहनत हुआ होगा इस अधिनियम के मतलब इसको बदलने में, ये सारी चीजें भी आप ध्यान रखे होंगे। और ये अधिनियम फाइनली जब 31 दिसंबर 2015 को साइन हो गया इस पर राष्ट्रपति का और कानून बन गया, और 15 जनवरी यानी देखते हैं कि तुरंत ही 15 दिन बाद ही आप देखें ये वाला अधिनियम, इससे पहले वाला कि 1986 में बना और 2000 में आकर लागू हुआ, लेकिन दबाव इतना था उस समय कि 15 जनवरी यानी 15 दिन बाद ही ये अधिनियम लागू हो गया। वो बच्चा जो निर्भया कांड में लिप्त था, उसको मतलब निर्भया जो महिला लड़की थी उसको किस तरीके से टॉर्चर किए, वो तो बच गया, लेकिन आगे बच्चे नहीं बच पाए, उस तरीके के बच्चे जो 16 से 18 वर्ष के हैं, तो उसके लिए ये अधिनियम लागू कर दिया गया 15 जनवरी 2016 को। ये दो डेट आपको याद रखना चाहिए, 31 दिसंबर 2015 और 15 जनवरी 2016। आइए 10-15 दिन बाद ही लागू कर दिया गया। अब आइए समझते हैं। आपसे ये भी इससे पूछेगा नहीं, वैसे फिर भी मैं बता दूं कि उस समय तत्कालीन जो मंत्री थी मेनका गांधी, उन्होंने इस अधिनियम को पेश किया था। अब आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटी चीज। अब हम चलते हैं आगे कि किस तरीके से चीजें हो सकती हैं, किस तरीके से चीजें हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं पहले बता चुका हूं कि इस अधिनियम में 10 अध्याय और 112 धाराएं हैं, और पूरी धाराओं को हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे चलेंगे। सबसे पहला अध्याय जो है वो प्रारंभिक का है, और दूसरा उसी के अंतर्गत 2 धाराएं हैं मुख्य रूप से। एक तो परिभाषा को लेकर के, परिभाषा भी इतना परिभाषा है, 62 परिभाषाएं हैं, उसमें से भी पूरा को पढ़ना नहीं है, हमको जो जो मुख्य हैं उनको पढ़ते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक अध्याय 1 का धारा 1। इसमें प्रारंभिक बताया गया। प्रारंभिक में क्या बताया जाता है आपको पता होगा, इसका नाम बताया गया, इसका क्षेत्र बताया गया, और किस तारीख से लागू होगा वो बताया गया। तो जाहिर सी बात है इसका नाम जो है वो किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 है। और ये दूसरी बात कहां पर लागू होगा, तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू होगा। 2015 में ये अधिनियम बना तो, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा क्योंकि वहां पे 370 हट चुका है। और कब से लागू होगा, जब से
इस पर जब केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी कर दे कि इस तारीख से लागू होगा तो उस तारीख से लागू हो जाएगा। उसी के क्रम में केंद्र सरकार ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए 15 जनवरी को यह अधिसूचना जारी कर दिया, मतलब 15 जनवरी के लिए अधिसूचना जारी कर दिया कि 15 जनवरी 2016 से लागू हो जाएगा। तो ये चीजें धारा 1 में कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं धारा 2। धारा 2 में मुख्य रूप से परिभाषाओं की बात की गई है कि परिभाषा क्या होगा क्या होगी। तो इसमें एक तो प्रत्यक्ष बालक की बात की गई है। प्रत्यक्ष बालक का मतलब ये है कि ऐसा बालक जो कि अपने माता पिता के साथ नहीं रहता, उनको त्याग कर दिया गया है, माता पिता ने उनको छोड़ दिया है। दूसरी बात, किसी ने गोद लिया था और गोद लेकर के भी छोड़ दिया, यानी दत्तक पुत्र, दत्तक के रूप में लिया था, गोद लिया था उसको, जिसके बच्चे संतान नहीं होते, वो अपने आगे के जीवन को चलाने के लिए गोद लेते हैं। तो उस तरीके से उसको गोद ले दिया गया था लेकिन छोड़ दिया गया। तो लेकिन ऐसा जो बच्चा होगा वो जैसे प्रत्यक्ष बच्चा है कि नहीं है, इसका निर्धारण एक समिति करेगी। उसके बाद देखें दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण क्या है? तो वही चीजें हैं जिसके पास बच्चे नहीं होते, जिन दंपत्ति के पास, तो वे गोद ले लेते हैं, उसी को दत्तक ग्रहण कहा जाता है। आगे हम देखें इसी में कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि बाल गृह से क्या मतलब है। तो बाल गृह राज्य सरकार जिसको अधिसूचित करेगी या फिर जिसको लाइसेंस देगी बाल गृह चलाने का, वहां पे बच्चे रहेंगे, उसी को बाल गृह कहा गया है। बालक न्यायालय से क्या मतलब है? तो बालक न्यायालय का जो मतलब है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग जो 2005 बना, उसके अंतर्गत, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005, इसमें हमने एक बालक न्यायालय की बात की गई है। तो उसके अंतर्गत जो न्यायालय है वही बालक न्यायालय। फिर बालक देखरेख संस्था के अंतर्गत क्या है, जिसमें बाल गृह है, खुला आश्रय, संप्रेषण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान, ये सब चीजें हैं। न्यायालय का मतलब है सिविल न्यायालय से, ये सारी चीजें। और किशोर, किशोर का मतलब क्या है? तो वो 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा। अब देखते हैं 3 तरीके के अपराध, आगे हम पढ़ेंगे 3 तरीके के अपराध। एक तो होते हैं छोटे, गंभीर और जघन्य, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे भी आगे। छोटे, गंभीर और जघन्य, ये 3 तरीके के अपराध हैं। तो इसको सजा के हिसाब से मुख्य रूप से हम देख सकते हैं, जिनमें सजा 3 वर्ष से कम है वे छोटे अपराध हैं, जिनमें 3 से 7 वर्ष के हैं वो गंभीर अपराध हैं, और जिनमें 7 से भी अधिक वर्ष का सजा है उसे जघन्य अपराध के रूप में माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें और चीजें कुछ जानने को होंगी तो मैं बताता जाऊंगा, बाकी कोई खास चीज नहीं है, आगे क्लियर होगा। अब देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 क्या है? अध्याय 2 है बालकों की देखरेख और संरक्षण के साधारण सिद्धांत। इसके अंतर्गत आपको कुल मिला के एक ही धारा मिलेगी और इसको बोला जाता है धारा 3। और ये धारा बहुत सामान्य सा धारा है, इसको समझने पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। केंद्र सरकार, बोर्ड या अन्य अभिकरण, ठीक है, केंद्र सरकार हो या कोई बोर्ड हो, बोर्ड मतलब कि आगे हम पढ़ेंगे कि बालकों से संबंधित जो बोर्ड बनेंगे वो, तो या कोई बोर्ड या फिर कोई मान लीजिए एक न्यायालय है, कुछ भी है, जो भी है, जो बालकों से संबंधित नियम पर या फिर बालकों से संबंधित अपराधों पर विचार कर रहा है, वो किन चीजों का ध्यान रखेगा सबसे पहले, तो वो चीजें इसमें बताई गई है। जैसे एक निर्दोषता की उपधारणा है, यानी जब तक बच्चा दोषी नहीं पाया गया है तो उसको ये माना जाएगा कि वो निर्दोष है, ठीक है, और उसी हिसाब से जांच होगी। गरिमा और योग्यता का सिद्धांत, यानी उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने का सिद्धांत है। भाग लेने का सिद्धांत, तो ये सारी चीजें इसमें सिद्धांत बताई गई हैं। कौटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत, यानी परिवार में उसकी जो जिम्मेदारी है उसको भी ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा का सिद्धांत, यानी बच्चा सुरक्षित रहे, ऐसा नहीं हो कि पुलिस वाला उसको ले जाए मारपीट करे, उसको जान से ही मार दे। सकारात्मक उपाय, यानी उसको सुधारने का उपाय किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। समानता और विभेद न किए जाने का सिद्धांत, मान लीजिए एक बच्चा अमीर है एक गरीब है, तो ऐसा नहीं कि गरीब को पकड़ा जाएगा अमीर को छोड़ा जाएगा। तो ये सारे सिद्धांत लिखे गए हैं जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण आपसे यही है कि धारा 3 के बारे में जो है वो अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित किए जाने वाले
साधारण सिद्धांत की पालना की जाएगी, यही चीज है, बाकी कुछ इसमें है नहीं। बाकी देखते हैं अध्याय 3 जो कि महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा, यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है। अध्याय 3 जो है किशोर न्यायिक बोर्ड की बात करता है। किशोर न्यायिक बोर्ड। अब ये मत समझिएगा इसको देख करके किशोर न्यायिक बोर्ड की बात कर रहा है तो किशोर न्यायिक बोर्ड यानी ये किशोर या बच्चे जो हैं उनको न्याय करने के लिए या फिर सुनवाई के लिए कोई बोर्ड बना है, ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत जो है जो धारा 4 है उस पर बात करता हूं मैं कि धारा 4 क्या है। धारा 4 कहता है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक किशोर न्यायिक बोर्ड का गठन करेगा। किशोर न्यायिक बोर्ड का गठन करने का मतलब ये है कि जब बात न्यायालय में जाए उससे पहले किशोर न्यायिक बोर्ड है वो देखे, बच्चे की हेल्प करे, किशोर का हेल्प करे, उसके लिए किशोर न्यायिक बोर्ड बनाया गया। अब किसी के पास वकील के लिए पैसे नहीं है तो किशोर न्यायिक बोर्ड में जाएगा, कोई अपनी भाषा बोलने में सक्षम नहीं है तो किशोर न्यायिक बोर्ड में जाएगा। तो इस तरीके की चीजें ये हैं, यानी उनकी हेल्प के लिए ये चीज बनाया गया। अब किशोर न्यायिक बोर्ड का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछ सकता है कि किशोर न्यायिक बोर्ड का गठन करने का उत्तरदायित्व तो किसको दिया गया है। ऐसे ही इसमें से प्रश्न पूछेगा, बहुत गंभीर प्रश्न नहीं पूछेगा। तो वो है राज्य सरकार का। अब राज्य सरकार जो किशोर न्यायिक बोर्ड गठन करेगा उसके अंतर्गत कितने मेंबर होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर बात करते हैं। तो किशोर न्यायिक बोर्ड जो बनेगा वो बनेगा आपका, उसमें जो एक व्यक्ति होगा वो होगा मजिस्ट्रेट। ये महानगर मजिस्ट्रेट हो सकता है या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट हो सकता है। लेकिन महानगर मजिस्ट्रेट जो होगा या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा उसके पास कम से कम 3 वर्ष का काम करने का अनुभव हो। ऐसा नहीं कि अभी तुरंत प्रमोट हुआ है और तुरंत ही बना दिया गया, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। इसके अलावा जो है इसमें जो होंगे वो होंगे सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ताओं। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं कि सीधे सीधे किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को इसमें लगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता भी जो होंगे वो इसी क्षेत्र से हों कि किशोर के को न्याय दिलाने में या बच्चों को समझने में उनकी थोड़ी रुचि हो, उस क्षेत्र में काम किए होंगे लोग। अब ध्यान रखिएगा इसमें जो है कम से कम एक महिला का होना आवश्यक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी धारा 4 के अंतर्गत। अब देखते हैं इसमें और चीजें अगर पूछी जा सकती हैं तो वो चीज है कि और चीजें कुछ मेरे ख्याल से पूछी नहीं जा सकती। एक चीज पूछा जा सकता है कि किशोर न्यायिक बोर्ड के में व्यक्ति जो होगा वो कब अपात्र माना जाएगा। तो ये समझिएगा कि मानो किशोरों के प्रति किसी तरीके के अपराध में वो सम्मिलित होता है तो उसको ना तो मजिस्ट्रेट या तो ना तो इसमें इस बोर्ड का मजिस्ट्रेट मतलब इस बोर्ड का मेंबर बनाया जाएगा, जैसे मजिस्ट्रेट होगा तो वो भी नहीं बनाया जाएगा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता होगी तो भी नहीं बनाया जाएगा। यानी किशोरों के प्रति जो अपराध है उसमें अगर वो शामिल होता है और ये साबित हो गया रहता है तो उसको इसमें किसी में भी मेंबर नहीं बनाया जाएगा। आइए समझते हैं आगे। धारा 4 के बाद धारा 5 और धारा 6 जल्दी जल्दी समझाता हूं। धारा 5 और धारा 6 क्या कहता है? धारा 5 कहता है उस व्यक्ति का स्थानन जो जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक नहीं रह जाता है। और धारा 6 कहता है उस व्यक्ति का स्थानन जिसने अपराध किया था तब वह व्यक्ति 18 वर्ष की आयु का से कम आयु का था। यानी धारा 5 कुल मिला के यही कहता है। और धारा 5 ये कहता है कि उस व्यक्ति का स्थानन जो जांच प्रक्रिया के दौरान बालक नहीं रह जाता। यानी एक व्यक्ति ऐसा था, एक लड़का ऐसा था जिसने कोई अपराध कर दिया और अपराध किया उसने 15 वर्ष की आयु में। 15 वर्ष की आयु के बाद उसको जांच करते करते 19 वर्ष में उसका फैसला आया। तो जब 19 वर्ष में उसका फैसला आएगा
तब क्या वो वयस्क के रूप में माना जाएगा या किशोर के रूप में माना जाएगा। तो यही धारा 5 क्लियर कर देता है कि उसने जिस समय अपराध किया था उस समय जो उसकी उम्र होगी उसी रूप में उसको माना जाएगा, यानी वो किशोर माना जाएगा। धारा 6 कहता है कि ये ध्यान रखिएगा, जब अपराध हुआ और वो बच्चा जो है वो न्यायालय के सामने प्रस्तुत हुआ, अब उसकी जांच चल रही है, तो जब न्यायालय के सामने प्रस्तुत हुआ तब वो किशोर था, जब निर्णय आया उस समय वो वयस्क हो गया है। वयस्क यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र की आयु को पार कर चुका है। दूसरा केस एक ये भी तो हो सकता है कि बच्चा 17 वर्ष का था और एक अपराध कर दिया और पुलिस को पता ही नहीं चला, केवल जांच चल रही है, उसकी गिरफ्तारी 18 वर्ष में हुई। तब जब 18 वर्ष में गिरफ्तारी हुई तो उसका जो एक गुनाह होगा उसको 17 वर्ष के चश्मे यानी किशोर के चश्मे से देखा जाएगा या वयस्क के चश्मे से। तो ये धारा 6 ये भी क्लियर करता है कि जिस समय वो अपराध हुआ था उस समय वो जिस उम्र का था उसी उम्र के हिसाब से उसके साथ ट्रीट किया जाएगा, यानी वो 17 वर्ष की उम्र में अपराध करता है तो किशोर माना जाएगा। आइए देखते हैं आगे की धाराएं। धाराएं बहुत हैं, पढ़ना बहुत है, लेकिन कुछ कुछ चीजें काट के पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब जो बोर्ड था, बोर्ड हमने कब बनाया था? बोर्ड हमने बनाया था धारा 4 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत मैंने बताया कि कौन कौन लोग होंगे, ये मजिस्ट्रेट और सामाजिक कार्यकर्ता। इसके काम क्या होंगे? जब काम इसके समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। बोर्ड की प्रक्रिया, उसके बारे में आपसे सवाल नहीं पूछेगा धारा 7 से कि बोर्ड की प्रक्रिया कैसी होती है, लेकिन धारा 8 के बारे में मैं बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका काम क्या होता है। तो इसका काम ये है कि ये जो बोर्ड है वो जो बालक है उनकी हेल्प करेगा, उनकी गिरफ्तारी को देखेगा। गिरफ्तारी अगर हो रही है तो उनकी गिरफ्तारी क्या वयस्क की तरह से हो रही है या फिर बालक की तरह से हो रही है, यानी किशोर के तरीके से हो रही है, यही सब काम है इसका देखना। जैसे प्रक्रिया के प्रत्येक क्रम में बालक और माता पिता या संरक्षक की सूचनाबद्ध सहभागिता को सुनिश्चित करना है, यानी जब भी उसकी सुनवाई होगी तो ये बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि हाँ उसके माता पिता आए हैं या उसका कोई संरक्षक आया है, अभिभावक आया है कि नहीं आया है। दूसरी बात, यह सुनिश्चित करना कि बालक के अधिकारों की, बालक की गिरफ्तारी, जांच, प्रतिवर्ती देखरेख और पुनर्वासन संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान हो, संरक्षा हो, यानी उसकी सुरक्षा हो। गिरफ्तारी के दौरान उसको जो अधिकार मिलने चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, या फिर उसको किस तरीके से मुहैया कराया जा सकता है वो चीजें। अगर मान लीजिए कि उसको कोई कानूनी सहायता चाहिए तो वो बोर्ड का काम है कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। आगे देखें कि अगर मान लीजिए बच्चा जो बालक है वो भाषा समझने में असमर्थ है, हम हिंदी बोल रहे हैं और छत्तीसगढ़ में किसी बच्चे को गिरफ्तार किया गया जो तमिलनाडु का है, वो तमिल बोलता है, तो उसके लिए यही बोर्ड उपलब्ध कराएगा व्यक्ति, यानी द्विभाषिया बोले तो जो कि तमिल और हिंदी दोनों जानता हो, तो तमिल में उससे बात करेगा और उसके बाद ट्रांसलेट करके अब जज को बताएगा या जिनको बताना रहेगा वो बताएगा कि भाई ये तमिल में ये बोलना चाहता है। तो ये सारी चीजें, यानी बोर्ड का जो काम है वो है बालक यानी किशोर का हेल्प करना। ठीक है, तो आपसे धारा 4 के बारे में पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार गठन कर सकती है या फिर किशोर न्यायिक बोर्ड का गठन का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत। आइए देखते हैं, बाकी धाराएं हम छोड़ देते हैं, कोई महत्वपूर्ण धाराएं नहीं है, तो हम चलते हैं अब सीधे सीधे धारा 4 में, अध्याय 4 में धारा 10 में। अध्याय 4 का धारा 10। अध्याय 4 का धारा 10 मुख्य रूप से एक चीज बोलता है कि विधि के उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक की गिरफ्तारी। ध्यान रखिएगा, विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक की गिरफ्तारी बोला है। अभिकथित बालक की गिरफ्तारी का मतलब ये है, अभिकथित का मतलब यही है कि जिसके ऊपर आरोप लगा है कि इसने वो किया है लेकिन साबित नहीं हुआ है। कथित, समझ रहे हैं, कथित और अभिकथित। कथित रूप से कुछ ऊंचे वर्ग के लोग अपने आप को ऊंचा मानते हैं, कथित रूप से कुछ लोग अपने आप को नीचा मानते हैं, तो ये वाला कथित वही अभिकथित है। तो यानी उस पर आरोप लगे हैं, अब उसके साथ क्या प्रक्रिया होगी वही चीज अध्याय 4 बताता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया होगी, किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया जाएगा, किस तरीके से पेश किया जाएगा, ये सारी चीजें हैं। तो धारा 10 में जो बताया गया है वो क्या है? पहली बात कि सामान्य पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करेगी,
यानी एक टीम बनेगा, किशोर पुलिस का एक टीम बनेगा, या फिर कल्याण पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी ही ऐसे बच्चे को गिरफ्तार करेगा, ऐसे किशोर को गिरफ्तार करेगा जो कि 18 वर्ष की कम आयु का है। दूसरी बात इसी धारा 10 में बताया गया है, पहली बात तो गिरफ्तारी के विषय में बताया कि सामान्य पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार नहीं करेगा, या तो उसको गिरफ्तार करेगा किशोर पुलिस, विशेष किशोर पुलिस का जो दल होगा, टीम होगा वो, या फिर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगा। दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा। और दूसरी बात कि जैसे उसकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के तत्काल बाद उसको बोर्ड के सामने यानी 24 घंटे के अंदर उसको बोर्ड के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। ऐसे सामान्य वयस्क व्यक्ति की अगर गिरफ्तारी हो जाए तो उसको कितने दिन के अंदर, कितने समय के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ता है? 24 घंटे के अंदर। लेकिन इसमें यात्रा का समय नहीं गिना जाता। यात्रा मतलब जिस गाड़ी से जा रहा है तो यात्रा का समय, मान लीजिए एक व्यक्ति था जो कि छत्तीसगढ़ में कांड किया कुछ और हिमाचल प्रदेश भाग गया, अब यहाँ से पुलिस गई और उसको गिरफ्तार कर ली, पुलिस गिरफ्तार करी तो वहां से आने में ही 36-40 घंटा लग जाएंगे, जबकि 24 घंटे के अंदर तो उसको पेश करना है कोर्ट में। तो कोर्ट में पेश नहीं होगा तो नहीं हो पाता, तो ऐसे समय में यात्रा का जो समय है तो उसको नहीं जोड़ा जाता। सामान्य स्थिति में 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है, मतलब सॉरी पेश कर दिया जाता है। अब ध्यान रखें यहाँ पे, जब बच्चा धारा 10 के अंतर्गत गिरफ्तारी हो रही है, दो तरीके के पुलिस उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, यानी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या फिर किशोर पुलिस एकक बल, तो इसको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इसको कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है। इसको कहां पेश किया जा रहा है? इसको बोर्ड के सामने पेश किया जा रहा है। कौन सा बोर्ड? जिस बोर्ड को हमने धारा 4 में गठित करवाया था, उसी बोर्ड के सामने इसको प्रस्तुत किया जाएगा पुलिस अधिकारी द्वारा, जो विशेष पुलिस अधिकारी होगा उसके द्वारा। कोर्ट में नहीं, कोर्ट में बाद में जाएगा वो, वही प्रक्रिया अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी आपको, कोर्ट में वो बाद में जाएगा। तो धारा 10 के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया जाएगा और 24 घंटे के अंतर्गत अंदर ही उसको जो बोर्ड है, बोर्ड मतलब न्यायिक बोर्ड जो हमने धारा 4 के अंतर्गत बात की थी, उस बोर्ड के अंतर्गत बोर्ड के पास उसको पेश कर दिया जाएगा, किशोर न्यायिक बोर्ड के पास के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक चीज और है कि जिस किशोर को गिरफ्तार किया जाएगा, इसी में लिखा गया है, जिस किशोर को गिरफ्तार किया जाएगा उसको किसी भी हालत में पुलिस हवालात में या फिर जेल नहीं भेजा जाएगा। तो फिर कहां भेजा जाएगा? वैसा बच्चा कहां भेजा जाएगा उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो वो बच्चा कहां भेजा जाएगा? तो जिस बच्चे पर आरोप लगे हैं, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करके ले आया है, 24 घंटे के अंदर बोर्ड के सामने पेश भी कर दिया, किशोर न्यायिक बोर्ड के सामने, किशोर न्यायिक बोर्ड ने देखा और उसको फिर अब कहां रखा जाएगा? तो उसको रखा जाएगा आपका किसी संप्रेषण गृह में या फिर सुरक्षित स्थान पर, लेकिन वो सुरक्षित स्थान किसी भी हाल में पुलिस का हवालात या जेल नहीं होगा। बाल सुधार मतलब संप्रेषण गृह मतलब उनको रहने का आश्रय का एक व्यवस्था हर जिले में रहता है, वहां पे उसको रख दिया जाएगा, जेल नहीं जाएगा वो। ठीक, अब देखते हैं धारा 11, अध्याय 4 का धारा 11। धारा 11 क्या कहता है आपको? धारा 11 कहता है कि ऐसे व्यक्ति की भूमिका जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक रखा गया था, यानी जो बालक मतलब उस व्यक्ति की क्या भूमिका होगी जिसके संरक्षण में वो बालक रखा गया था। तो धारा 11 हम देख रहे हैं, धारा 11 में जो है ऐसे व्यक्ति की भूमिका जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाले को बालक को रखा गया है। तो कुल मिला के धारा 11 ये कहना चाहता है कि जो हमने अभी संप्रेक्षण गृह की बात की या सुरक्षित स्थान की बात की उसकी गिरफ्तारी के बाद, तो उसको संप्रेक्षण गृह या ये सुरक्षित स्थान पे न रख के उसके माता पिता या उसके अभिभावक को भी सौंपा जा सकता है। लेकिन उसके माता पिता और उसके अभिभावक की जिम्मेदारी होगी जब भी बोर्ड उनको बुलाए तो बोर्ड के सामने वो बच्चे को लेकर के प्रस्तुत हो। ठीक है, अब ये उनको किस तरीके से सौंपा जा सकते हैं उस बारे में भी हम धारा 12 में बात कर लेते हैं। समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो बस ऐसे ही पढ़ते जाना, क्योंकि मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैं समझाने की कोशिश पूरी कर रहा हूं,
ठीक है, चलिए। धारा 12 कहता है कि ऐसे व्यक्ति की जमानत और दृश्यमान रूप से उल्लंघन करने वाले अभिव्यक्ति बालक किया, यानी कोई व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है, सॉरी जो किशोर जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसमें हमने देखा धारा 10 के अंतर्गत कि उसको गिरफ्तार करेगी विशेष पुलिस बल जो होगी, 24 घंटे के अंदर बोर्ड के सामने लाएगी, फिर बोर्ड उसको संप्रेषण गृह में भेज सकता है, सुरक्षित स्थान पर भेज सकता है। उसी तरीके से धारा 11 में देखा कि बोर्ड चाहे तो उसके माता पिता को भी सौंप सकता है, लेकिन माता पिता को सौंपने के लिए उसको जो बोर्ड के सामने जो उसके माता पिता हैं उनको जमानत लेना पड़ेगा, तो जमानत में वो बच्चा छूटेगा तो माता पिता के पास जा सकता है। यही चीज धारा 12 में बताया गया। चलिए अब देखते हैं माता पिता संरक्षक या परिवीक्षा अधिकारी को इत्तिला करना है, यानी धारा 13 बताता है कि अगर कोई बच्चा गिरफ्तार होता है, कोई बालक गिरफ्तार किया जाता है, तो पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि उसके माता पिता को या उसके संरक्षक को जानकारी दे कि आपका बच्चा इस अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब देखते हैं धारा 14 उल्लंघन करने वाले बालक को बोर्ड द्वारा जांच, यानी बोर्ड जांच करेगी। फिर अब देखिए बोर्ड अभी जांच कर रही है, अभी न्यायालय जांच नहीं कर रहा है। अभी धारा 10 के अंतर्गत उसको गिरफ्तार करके लाए, बोर्ड के सामने प्रस्तुत किए, फिर बोर्ड के पास दो ऑप्शन था, पहला तो वो संप्रेषण गृह में रखे या फिर बच्चे उसके माता पिता को दे दे। अगर माता पिता को लेना है तो फिर एक धारा पढ़ा जिसके अंतर्गत उसको उनके माता पिता को जमानत लेना पड़ेगा, तो अपने बच्चे को ला सकते हैं। धारा अभी लेटेस्ट धारा जो 13 पढ़ा उसमें ये भी बताया मैं कि अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसके बारे में उनके माता पिता को या फिर संरक्षक को जानकारी देना पड़ेगा पुलिस अधिकारी को। अब धारा 14 देखते हैं कि धारा 14 क्या कहता है। तो धारा 14 कहता है विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जांच, यानी जिस बालक को, जिस किशोर को अपराधी बना के लाया गया है उस किशोर की जांच पहले यही करेगा कौन? बोर्ड। कौन सा बोर्ड? जो धारा 4 में हमने पढ़ा था, यही बोर्ड उसकी पहले जांच करेगा कि वाकई में अपराध हुआ है या अपराध नहीं हुआ है, या फिर झूठ मूठ का इसको फंसाया गया है ये सारी चीजें, या फिर बच्चा सही उम्र का है यानी 18 वर्ष से कम का है, 16 वर्ष से कम का है। ये सब जांच करने की जिम्मेदारी धारा 14 के अंतर्गत बोर्ड के पास है। और ये अपनी जांच जो है बोर्ड वो कितने दिन में पूरा करेगी? 4 महीने में। लेकिन कुछ विषम परिस्थिति आ जाए तो उससे 2 महीना और दिया जा सकता है, यानी टोटल 6 महीने में वो अपनी जांच पूरी करेगी। ध्यान रखिएगा, आपसे जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि धारा 14 के अनुसार, अभी 12 खत्म हो गया 14 आ गया ना, धारा 14 के अनुसार बोर्ड कितने दिन में जांच रिपोर्ट तैयार करेगी, तो आप 4 महीना मारेंगे। जब विशेष परिस्थिति लगा करके उसमें लिख करके विशेष परिस्थिति पूछा जाए तब ये 2 महीना ऐड करके आप 6 महीना टिक मारेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये सारी चीजें बोर्ड का जांच करने का काम होगा, देखेगा उसकी उम्र आदि को देखेगा, ये सारी चीजें बोर्ड का काम होगा। अब देखते हैं धारा 15। धारा 15 क्या कहता है? धारा 15 कहता है जघन्य, बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों में प्रारंभिक निर्धारण, यानी बच्चा जो है यानी बालक जो है, किशोर जो है, कोई जघन्य अपराध किया है तो वो जघन्य अपराध है कि नहीं है इसके बारे में प्रारंभिक निर्धारण करने का अधिकार बोर्ड के पास ही है। तो बोर्ड उसका वो क्या बोलते हैं मानसिक स्थिति, और ऐसे बच्चे जो 16 वर्ष से अधिक उम्र के हैं या 16 वर्ष से कम या 16 वर्ष से अधिक, 16 वर्ष से कम के बच्चे भी, अगर 16 वर्ष से कम के बच्चे अगर वो करेंगे, जघन्य अपराध भी करेंगे, तो वो किशोर न्याय के अंतर्गत आएगा उनका। अगर 16 वर्ष से अधिक है और 18 वर्ष से कम है या 16 वर्ष का आयु पूरा कर चुका है, तब जघन्य अपराध की जांच होगी, यानी जघन्य अपराध माना जाएगा, उसको वयस्क की तरह ट्रीट किया जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि वो 18 वर्ष से अधिक का किशोर है। जब जघन्य अपराध होगा तो सामान्य अपराधों में नहीं, जो दो तरीके के अपराध बताया, एक छोटा अपराध और एक गंभीर अपराध, उसमें नहीं, उससे ऊपर यानी जघन्य अपराध होगा जिसमें 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, उसमें अगर वो दोषी पाया जाता है उस सजा में, उस मतलब कि अपराध के अंतर्गत वो दोषी पाया जाता है, तो उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच बोर्ड करेगा। अब बोर्ड सारी चीजें देखेगा कि इसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति ठीक है नहीं है, सॉरी हाँ, मानसिक स्थिति ठीक है नहीं है, क्या शारीरिक स्थिति है नहीं है, तो ये सारी चीजें देखने के बाद वो बोर्ड उसका जांच करेगा। अब देखते हैं धारा
16। अगर मान लीजिए धारा 16 आप देख रहे हैं, तो धारा 16 में क्या बताया है, अगर बोर्ड ऐसा जांच कर रहा है और मामला बहुत दिनों से लंबित है, तो उसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होगा, 3 मास में एक बार बोर्ड के समक्ष, जो 3 माह में एक बार उसके काम का देख रेख करेगा, किसके, बोर्ड के, कि बोर्ड सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब आज एक मामला आया, उसमें कितनी प्रगति है, प्रगति नहीं है, 3 महीने बाद प्रगति नहीं है, तो हर 3 महीने में यानी साल भर में 4 बार वो देखेगा, देख रेख करेगा बोर्ड का। कौन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जो होगा, कि हाँ ये सही सुचारू रूप से बोर्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखते हैं धारा 17। धारा 17 क्या कहता है? धारा 17 कहता है विधि का उल्लंघन न करते पाए जाने पर बालक के बारे में आदेश। यानी बालक को, किशोर को लाया गया था कि इसने ये अपराध किया है, लेकिन बोर्ड ने देखा कि नहीं ये अपराध तो किया ही नहीं, तब क्या होगा, तब बोर्ड को ऐसा प्रतीत होगा कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है। यानी उस पर गलत आरोप लगे हैं, लेकिन और वो बरी होने के मतलब उसमें है, उसको कोई उसने कोई काम किया ही नहीं हो ऐसा। अगर वो ऐसा काम नहीं किया है तो बोर्ड उसको छोड़ सकती है। अगर वो ऐसा काम किया है, ठीक है, और हल्का फुल्का काम किया है, या फिर केवल प्रोत्साहित हुआ है, या फिर थोड़ा बहुत भी लगता है कि नहीं ये ऐसा काम कर सकता है भविष्य में, तब बोर्ड का काम ये होगा कि उसको संरक्षण की आवश्यकता है तो संरक्षण देगा, जिसमें उसके बालक के देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तो बालक को समुचित निर्देश समिति को दे देगा कि आप इसका देखरेख करिए, संरक्षण करिए, इसके मनोवैज्ञानिक मनोस्थिति ठीक नहीं, ये सारी चीजें धारा 17 में। अब देखते हैं धारा 17 के बाद धारा 18। धारा 18 क्या कहता है? 1 मिनट यार, आ रहा हूं बस, पेट दर्द हो रहा है। माफी चाहूंगा, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से शायद बार बार ब्रेक लेना पड़ रहा है मेरे को। खैर कोई नहीं, चलिए आइए देखते हैं आगे। धारा 18 देखते हैं। धारा 18 कहता है विधि का उल्लंघन करते पाए जाने पर बालक के बारे में निर्देश। यानी विधि का उल्लंघन किया है कोई बालक, यानी जांच किया बोर्ड ने और उस पाया कि विधि का उल्लंघन किया है, और ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसमें एक बात बताया गया है कि यदि बालक 16 वर्ष से कम उम्र का है, और 16 वर्ष से कम उम्र के होने के साथ साथ उसने कोई छोटा अपराध किया है या फिर गंभीर अपराध किया है, जघन्य अपराध किया है। मैंने बताया था 16 से 18 वर्ष की उम्र का होगा तब उसको जघन्य अपराध के लिए बालक न्यायालय जो होगा वो सुनेगा, लेकिन 16 वर्ष से कम उम्र का होगा तो उसको बोर्ड सुनेगी। ठीक, तो 16 वर्ष से कम उम्र का है तब क्या किया जाएगा? यदि उसने किया है तो समुचित जांच होगा उसका। माता पिता संरक्षक के पश्चात उसके घर जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। बालक सामूहिक परामर्श क्रियाकलापों में भाग लेने दिशा निर्देश करेगा। यानी कुल मिला के धारा 18 ये बताता है कि 16 वर्ष से कम उम्र का कोई बालक है, किशोर है, और वो ऐसा अपराध में दोषी पाया जाता है तो उसको बोर्ड बाल सुधार गृह चाहे जैसा उसको लगे उचित वो चीजें वो कर सकता है। अब देखते हैं धारा 19, जिसमें मनोवैज्ञानिक मतलब मानसिक चिकित्सा आदि का भी प्रावधान है धारा 18 के अंतर्गत। अब देखते हैं धारा 19। धारा 19 कहता है बालक न्यायालय की शक्तियां। बालक न्यायालय की क्या शक्तियां होंगी? तो जो बच्चे वयस्क रूप से, यानी बालक न्यायालय की शक्तियां हम लोग उसमें भी पढ़े थे, तो इसको पढ़ने की हमको जरूरत ज्यादा है नहीं। बस ये समझिए कि जो बोर्ड फिर निर्धारित करेगी तो वहां से विचारण के लिए कहाँ जाएगा, जो भी मामला होगा वो विचारण के लिए कहाँ जाएगा, तो बालक न्यायालय में जाएगा। तो बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब पढ़ते हैं धारा 22। बीच का धारा कोई महत्वपूर्ण नहीं है तो इसलिए छोड़ दे रहा हूं। हाँ, अब धारा 22 पढ़ते हैं। धारा 22 महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा भी जा सकता है कभी। धारा 22 क्या कहता है? धारा 22 ये कहता है कि मान लीजिए कोई अपराध हुआ है, ठीक है, एक अपराध हुआ,
इसमें 7 लोग शामिल थे। इसमें 2 लोग जो थे वो 16 वर्ष से कम उम्र के थे और साथ में मिलकर के अपराध किए। तो 5 लोग वयस्क हुए, 2 16 से कम उम्र के हुए। तो 5 लोगों का अलग केस चलेगा, 2 लोगों का अलग केस चलेगा। ये मतलब ये इनको किशोर मान करके केस चलाया जाएगा और इनको वयस्क मान करके केस चलाया जाएगा। ये धारा 22 आपको बताता है। धारा 23 देखते हैं। धारा 23 पढ़ने लायक है क्या? सॉरी, ये जो मैं बताया ना, ये धारा 22 नहीं है, धारा 23 है। ठीक है, अब धारा 24 पढ़ने लायक को तो देखते हैं, तो 25 देखते हैं। हाँ, धारा 24 थोड़ा सा पढ़ने लायक है। धारा 24 कहता है किसी अपराध के निष्कर्षों के आधार पर निहर्ताओं को हटाया जाना। यानी कोई बच्चा है जो कि मान लीजिए अपराध कर देता है और उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, वो सुधार हो जाता है उसका, और 3 वर्ष के बाद वो छूट जाता है, 2 वर्ष 1 वर्ष जितना भी उसको सजा मिला उतना दिन रहा, उसके बाद छूट जाता है, तो उसके ऊपर किसी तरीके की निहरता होगी नहीं। उस पूरा निहरता का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कई लोग सवाल पूछते हैं कि सर मान लो मेरे को जेल हो गया और मैं फिर बाइज्जत बरी हो गया, तो क्या मेरा नौकरी रहेगा नहीं रहेगा? तो वही चीजें बता रहा हूं मैं कि धारा 24 के अंतर्गत यदि बच्चा अपना सजा काट लेता है तो पवित्र बच्चा बन जाता है। कुल मिला के समझिए कि वो फिर उसका सब चीज माफ हो जाता है सजा काटने के बाद। यही चीज धारा 24 बताता है। अब धारा 26 देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। धारा 26 से भगोड़े कहाँ है? हाँ, विधि के उल्लंघन करने वाले भगोड़े बालकों के बाबत उपबंध। यानी जैसे विधि का उल्लंघन करने वाले भगोड़े बालकों के बाबत उपबंध का मतलब ये है कि जो बच्चे कानून तोड़े हैं और उनको सजा हो गई है या फिर उनको रखा गया है कहीं पे संप्रेषण गृह में, यानी उन पर विचार चल रहा है, वह उस समय रखा गया है, या फिर उनको सजा हो गई बाल संरक्षण गृह में रख दिया गया, वैसी स्थिति में यदि वहां से भागते हैं तो उनका क्या स्थिति होगा? तो कुछ नहीं है, भागते हैं तो उनको बस पकड़ के फिर से उसे संप्रेषण गृह में या बाल सुधार गृह में पहुंचा दिया जाएगा, बाकी उसके लिए कोई सजा नहीं। आइए देखते हैं अध्याय 5। 26 तक अध्याय 4 था, अब देखते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 में 27 पहला धारा है। समझ में आ रहा हो या फिर नहीं आ रहा हो, ये समझना कि ये सबसे बोरिंग टॉपिक, सबसे बोरिंग अधिनियम आपको पढ़ा रहा हूं। जैसा भी हो पढ़ लेना भाई, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। जो जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 112 धारा जो है ना, आपको पढ़ते पढ़ते दिमाग का दही हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे उतना। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं दूसरा रहता तो इसको तो छोड़ ही देता, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश के लिए बस देखो, वीडियो को पूरा देख लो, ठीक है। अब देखते हैं धारा अध्याय 5 का धारा 27। अध्याय 5 क्या कहता है उसके बारे में पहले बात करें। अध्याय 5 कहता है बाल कल्याण समिति के। पहले एक बोर्ड के बारे में पढ़ा हमने धारा 4 के अंतर्गत कि बोर्ड बनाया जाएगा, बोर्ड बनाया जाएगा। तो बोर्ड का काम क्या है? जब न्यायालय में जाने से पहले उसका जांच करना पूरा बोर्ड का काम है। न्यायालय में कोर्ट में केस जाने से पहले जो बालक हैं, किशोर हैं, उनके बारे में जांच करना बोर्ड का काम है। उनको सुरक्षा मुहैया कराना, उनको कहीं पे संप्रेषण गृह में रखना या फिर उनको जमानत देना, ये सब काम बोर्ड का है। अब देखते हैं बाल कल्याण समिति के बारे में अध्याय 5 में बताया गया है, और फिर अध्याय 5 के जो धारा 27 है उसी में बताया गया बाल कल्याण समिति कैसे बनेगा, कौन बनाएगा ये चीज। तो राज्य सरकार बाल कल्याण समिति बना सकती है। प्रत्येक जिले में एक से अधिक बाल कल्याण समिति बनाए जा सकते हैं। अब इस समिति में कितने मेंबर होंगे, कितने अध्यक्ष होंगे, मतलब अध्यक्ष के साथ कितने मेंबर होंगे? तो एक अध्यक्ष होगा, इसके साथ 3 मेंबर होंगे, यानी 4 लोगों की समिति ये बनेगी। और 3 मेंबर में एक मेंबर आवश्यक रूप से महिला होनी चाहिए, ठीक है। या फिर ये महिला हो, ये महिला हो, ये महिला हो, कोई भी अध्यक्ष महिला हो सकती है, कोई सदस्य महिला हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति इसमें महिला होना आवश्यक है। अब देखिए कुछ और चीजें इसमें हैं, इसमें कुछ और चीजें हैं कि इनकी नियुक्ति कितने दिनों के लिए होगी? तो 3 वर्ष के लिए होगी। ये चीज लिख लीजिएगा, पूछ सकता है आपसे। समिति के संबंध में प्रक्रिया तो ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि समिति के संबंध में प्रक्रिया है कि समिति 1 माह में कम से कम 20 बैठकें करेगी।
20 बार बैठक होगा इस समिति का। समिति की शक्तियां देखते हैं जिससे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। धारा 29 में ध्यान रखिएगा, धारा 28 में ये था आपका समिति के संबंध में प्रक्रिया, जो कि बहुमत के हिसाब से होगा। 3 वर्ष के लिए इनका नियुक्ति होगा, बस यही सी चीजें हैं, बाकी पूछेगा नहीं। बाकी आपसे धारा 29 के बारे में पूछ सकता है। तो धारा 29 देखते हैं कि धारा 29 क्या कहता है। धारा 29 कहता है आपका कि समिति की शक्तियां क्या हैं। समिति का देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की देखरेख, संरक्षण, उपचार और पुनर्वास के मामले में निपटान करना। यानी ये समिति जो होगी, ध्यान रखिएगा, बोर्ड जो था वो एक तरीके से न्याय करने वाला था, लेकिन न्याय जो करता था बोर्ड, वो देखता था बालक के संबंध में, जब उससे बात आती थी तो थोड़ा सा लिबरल हो जाता था। लेकिन जो समिति बनेगी वो पूर्ण रूप से बालक को ही, यानी किशोर के पक्ष में होगी। किशोर को ये मान के चलेगी कि ये बच्चा एकदम कोमल है, पवित्र है, और उसके लिए वो काम करेगी, उसके अधिकार के संरक्षण के लिए काम करेगी वो। ठीक है, समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हो तो भी पढ़ना, और समझ रहे होगे तो पढ़ना ही। बाल कल्याण समिति का काम क्या होगा। बाल कल्याण समिति का जो काम होगा वो बालकों के कल्याण से संबंधित होगा, बालकों के विकास से संबंधित होगा। जबकि बोर्ड का काम क्या था, बोर्ड का काम था कि जो मामले उसके सामने लाए जाएंगे उस पर विचार करेगा और निर्धारित करेगा कि ये जघन्य अपराध है, क्या है, कैसे है, उनको छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, उनको जमानत देना है, बच्चों को नहीं देना है, वो सारी चीजें बोर्ड का था। लेकिन बाल कल्याण समिति का ये सब काम नहीं है। बाल कल्याण समिति का काम सीधा सीधा है बालकों के कल्याण के लिए काम करना। ठीक है, अब देखते हैं इस समिति के क्या क्या काम है। धारा 30 के अंतर्गत कार्य और उत्तरदायित्व तो पढ़ते हैं, उसके बाद एक क्लास खत्म कर देंगे। समिति के कृत्यों और उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे। उसके समक्ष पेश किए गए बालकों का संज्ञान लेना, उन्हें ग्रहण करना। इस अधिनियम के अधीन बालकों की सुरक्षा और भलाई से संबंधित और उसको प्रभावित करने वाले मुद्दों की जांच करना। बालक कल्याण अधिकारों या परिवीक्षा अधिकारियों या बाल संरक्षण एकक मतलब जो सामाजिक संगठन होंगे उनकी समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तो उनको निर्देश देना। पोषण, देखभाल, ये सारी चीजें हैं ताकि बालक जो है इस तरीके से अपराधी न बने। यही चीज है कुल मिला के उस समिति का काम, बाल कल्याण समिति का। तो इस तरीके से हमने धारा 5 तक पढ़ा, जो अध्याय 5 तक पढ़ा, जो मुख्य धाराएं थी। अब आगे भी मुख्य धाराएं इसी तरीके से पढ़ेंगे और इसको किसी तरीके से खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा है। जो चीजें मुख्य होंगी उनको बताते चलूंगा, क्योंकि पूरा पढ़ने लगोगे तो फिर समझ में आना बड़ा मुश्किल काम है। तो कल देखेंगे अध्याय 6 से कि अध्याय 6 में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।